जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, आज हम शून्य से शिखर सीरीज का भाग 2 आपके सामने लेकर आए हैं। आशा है भाग 1 आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आइए इस सीरीज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में है? उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। तो चावल हो या गेहूं हो, दोनों की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी में पंजाब राज्य अग्रणी है। पंजाब राज्य अग्रणी है। अगर देखा जाए प्रोडक्शन या उत्पादन, तो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। प्रोडक्शन उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगर गेहूं की प्रोडक्टिविटी पूछे तब भी पंजाब ही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, विश्व में धान तथा गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? विश्व में धान तथा गेहूं दोनों के उत्पादन में पूछ रहा है कि प्रथम स्थान किस देश का है? किस देश का है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है थाईलैंड। सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिका। तो अमेरिका मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसीलिए मक्का को अमेरिका की रीढ़ की हड्डी या बैकबोन भी कहा जाता है। भारत धान तथा गेहूं के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है हमारा पड़ोसी देश चीन। ऑप्शन डी थाईलैंड। थाईलैंड में भी धान की अच्छी खासी खेती होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मक्का की मुख्य प्रोटीन है? ऑप्शन ए केसीन, ऑप्शन बी ग्लूटेन, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी ओराइजीन। तो केसीन, पहले ऑप्शन को देखते हैं। केसीन, ये केसीन दूध की शर्करा है। दूध की प्रोटीन। ग्लूटेन गेहूं की प्रोटीन है। गेहूं की प्रोटीन। ओराइजीन आपकी धान या चावल की प्रोटीन है। प्रश्न था मक्का की मुख्य प्रोटीन है, तो मक्का की मुख्य प्रोटीन है जीन। मक्का में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 10% प्रोटीन पाई जाती है। सबसे कम प्रोटीन धान में 6 से 7%।
गेहूं में 10 से 12%। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 4, निम्न में से किसे फलों की रानी कहा जाता है? फलों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन ए मैंगोस्टीन, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी कीवी। फलों की रानी मैंगोस्टीन को कहते हैं। अगर ऑप्शन में आपका मैंगोस्टीन ना आए, उसके स्थान पर अगर लीची आ जाए, लीची आ जाए तो हम लीची को फलों की रानी कहेंगे। मैंगोस्टीन और लीची में हल्का सा अंतर होता है, लेकिन बहुत सी किताबों में फलों की रानी लीची है या फिर मैंगोस्टीन भी है। आपका सही आंसर रहेगा मैंगोस्टीन। देखते हैं अगला ऑप्शन, आम। आम को फलों का राजा कहा जाता है। फलों का राजा। सेब। सेब को शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है। शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है। कीवी चीन का जादुई फल। चीन का जादुई फल। मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना किसे कहा जाता है? कीवी को। चीन का जादुई फल, मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैंगोस्टीन। फलों की रानी को मैंगोस्टीन कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस फल को इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन गूसबेरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए जामुन, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी खजूर, ऑप्शन डी आंवला। पहले हम जामुन पर देखते हैं। ऑप्शन ए जामुन। जामुन को इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से जानते हैं। इंडियन ब्लैकबेरी जामुन। केला को एडम्स फिग, एडम्स फिग केले को कहा जाता है। खजूर को सेंचुरी प्लांट के नाम से जानते हैं। सेंचुरी प्लांट। हमारा प्रश्न था इंडियन गूसबेरी किस फल को कहा जाता है? तो इंडियन गूसबेरी आंवला को कहा जाता है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है डी आंवला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में बाजरा का बौना जीन या डॉर्फ जीन है। ऑप्शन ए ओपेक 2, ऑप्शन बी कंबाइन कॉपर 60, ऑप्शन सी टिप्ट 23A, ऑप्शन डी डीजीवूजेन। चलते हैं पहले ऑप्शन पे, ओपेक 2। ओपेक 2 या इसी को कहते हैं फ्लोरी 2। ये मक्का या मेज का बौना जीन है। ऑप्शन बी कंबाइन कॉपर 60। कंबाइन कॉपर 60 यह ज्वार का बौना जीन है। इसके साथ साथ यह ज्वार का मेल स्ट्राइल भी है, नरबंद लाइन भी है, मेल स्ट्राइल। देखते हैं ऑप्शन डी डीजीवूजेन। डीजीवूजेन धान का बौना जीन है। कभी कभी डीजीवूजेन का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। फुल फॉर्म नहीं, अर्थ पूछ लेता है कि डीजीवूजेन का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड।
ब्राउन टिप्ड शॉर्टलेट, ये डिजिबुजेन का अर्थ होता है। हमारा क्वेश्चन था कि बाजरे का बौना जीन कौन सा है, तो बाजरे का बौना जीन है टिप्ड 23 से। टिप्ड 23 से बाजरा का बौना जीन है। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष इंटरनेशनल सॉइल ईयर किस वर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। ऑप्शन ए 2004, यह चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। 2010 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जैव विविधता वर्ष, बायोडाइवर्सिटी ईयर था। 2015 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है 2015। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 को मनाया गया था। अगला ऑप्शन 2016 अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 में सेलिब्रेट किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नेशनल मिल्क डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 1 जुलाई, ऑप्शन डी 3 दिसंबर। ऑप्शन ए 1 जून से देखते हैं। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस या विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। किसके बर्थडे पर? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के बर्थडे पर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पहले चेयरमैन थे। NDDB की स्थापना किस वर्ष होती है? 1965 में। यह NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पहले चेयरमैन थे। इसके साथ साथ इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था। ऑपरेशन फ्लड 1970 से 1996 तक 1970 से 1996 तक कितने चरणों में चला था? 3 चरण में चला था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को विश्व का दूसरा खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस सन में प्राप्त हुआ था? 1989 में, 1989। 1987 में MS स्वामीनाथन जी को प्राप्त हुआ था और उनके 2 साल बाद 1989 में
डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किया गया था। 1 जुलाई को राष्ट्रीय कृषि दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, उसका नाम क्या था? गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी। गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1960 में। यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना अमेरिका के लैंड ग्रांट सिस्टम के आधार पर हुई थी। लैंड ग्रांट सिस्टम के आधार पर हुई थी। ये कहाँ पर है? यह पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। देखते हैं अन्य ऑप्शन को। अगला ऑप्शन है मणिपुर। मणिपुर में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मणिपुर, इम्फाल में है। ऐसी ही अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? झांसी, उत्तर प्रदेश में है। ऐसी ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी समस्तीपुर कहाँ पर है? बिहार में। तो बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर, पूसा, बिहार में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पंतनगर। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में खोला गया था सन 1960 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 10वां प्रश्न है, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी बैकबोन ऑफ अमेरिका किस फसल को कहते हैं? ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी मक्का। ऑप्शन ए तंबाकू को देखते हैं। तंबाकू से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? ये राजामुंदरी आंध्र प्रदेश में है। राजामुंदरी आंध्र प्रदेश में है। कपास को वाइट गोल्ड कहते हैं। वाइट गोल्ड। इसके साथ साथ कपास रेशे वाली फसलों का राजा, रेशे वाली
फसलों का राजा, फसलों का राजा है। सोयाबीन, सोयाबीन को वंडर क्रॉप, बोनलेस मीट, येलो जेबल अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस ऑप्शन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मक्का। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी को, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ अमेरिका, मक्का को कहते हैं। मक्का की कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा अमेरिका में उगाई जाती है? तो डेंट कॉर्न, डेंट कॉर्न सबसे ज़्यादा अमेरिका में उगाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्ट्रिप कप परीक्षण या स्ट्रिप कप टेस्ट किस बीमारी में किया जाता है? ऑप्शन ए, दुग्ध ज्वर, ऑप्शन बी, क्षय रोग, ऑप्शन सी, गलघोंटू रोग, ऑप्शन डी, थनैला रोग। तो मित्रों, स्ट्रिप कप टेस्ट यह थनैला रोग में किया जाता है। देखते हैं पहले ऑप्शन को। दुग्ध ज्वर यह कैल्शियम की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से दुधारू पशुओं में हो जाता है, दुधारू पशुओं में हो जाता है। और इस रोग में पशु के शरीर का तापमान, पशु के शरीर का तापमान कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डी, थनैला रोग। स्ट्रिप कप टेस्ट थनैला रोग से पीड़ित पशुओं के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेरिनो भेड़ का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए, इंग्लैंड, ऑप्शन बी, अमेरिका, ऑप्शन सी, स्पेन, ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो मेरिनो भेड़ का जन्म स्थान है आपका स्पेन। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मेरिनो भेड़ का जन्म स्थान क्या है? स्पेन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में गाय की दुधारू नस्ल नहीं है। हमें हमेशा नहीं पर ज़रूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम आखिरी तक नहीं पढ़ते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो ज़्यादातर हमें आते हैं, हम पीछे तक नहीं पहुंचते हैं और आगे ही पढ़ के उसका आंसर देने लगते हैं। ऑप्शन ए, साहिवाल, ऑप्शन बी, अमृत महल, ऑप्शन सी, गिर, ऑप्शन डी, देवनी। तो निम्न चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में ऐसी कौन सी नस्ल है जो दुधारू नहीं है? जो दुधारू नहीं है वो है अमृत महल। तो अमृत महल कैसी है? यह भारवाही किस्म है, भारवाही किस्म है। बाकी अन्य सभी साहिवाल, गिर, देवनी ये सब दुधारू नस्ल हैं। साहिवाल का एक और नाम है लोला, इसे लोला नाम से भी जाना जाता है। इसकी ढीली त्वचा के कारण इसे लोला नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वायरस किस भाषा का शब्द है? ए, लैटिन, बी, ग्रीक, सी, संस्कृत, डी, फ्रेंच। तो वायरस लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पॉइजन। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पॉइजन। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, नींबू के सिट्रस कैंकर रोग के लक्षण पौधे के किस भाग पर दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए टहनियों पर, ऑप्शन बी कांटों पर, ऑप्शन सी पुरानी पत्तियों पर, ऑप्शन डी सभी पर। तो सिट्रस कैंकर के लक्षण पौधे के सभी भाग पर दिखाई देते हैं। सिट्रस कैंकर यह कैसा रोग है? बैक्टीरियल रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। किसके कारण होता है? तो जैंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नियमित वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 16, कपास में पाया जाने वाला हानिकारक पदार्थ है? ए गॉसिपॉल, बी सोलेनिन, सी गोइट्रोजन, डी नाइट्रेट। तो कपास में पाया जाने वाला हानिकारक पदार्थ है गॉसिपॉल। कौन सा है? गॉसिपॉल। तो सोलेनिन किस में पाया जाता है? यह आलू का हानिकारक पदार्थ है। जब आलू की अर्थिंग अप करते हैं तब अगर आलू के ऊपर मिट्टी सही से ना पड़े तो वह सूर्य की प्रकाश की रोशनी में आकर हरा हो जाता है। इसे खाते हैं तो वह कड़वा लगता है, वही है सोलेनिन। अगला ऑप्शन है गाइट्रोजन। यह सोयाबीन का हानिकारक पदार्थ है। सोयाबीन का हानिकारक पदार्थ है। नाइट्रेट, यह ओट का हानिकारक पदार्थ है नाइट्रेट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, क्वेश्चन नंबर 17, शिमला मिर्च की प्रथम संकर फर्स्ट हाइब्रिड के बारे में पूछ रहा है कि प्रथम संकर किस्म कौन सी है शिमला मिर्च की। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए पूसा सावनी, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पूसा मेघदूत। पहला ऑप्शन को देखते हैं, पूसा सावनी। यह भिंडी की प्रथम संकर किस्म है, फर्स्ट हाइब्रिड किस्म है। कर्नाटक, यह टमाटर की फर्स्ट हाइब्रिड किस्म है। भारत, यह शिमला मिर्च की प्रथम संकर किस्म है। ऑप्शन डी पूसा मेघदूत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह लौकी की फर्स्ट हाइब्रिड किस्म है। फर्स्ट हाइब्रिड किस्म है। सभी के सभी ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कृपया आप इसे नोट करें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लवणरोधी फसल है? फसल के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी चुकंदर, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी राजमा। तो सबसे ज़्यादा लवणरोधी फसल है चुकंदर। ऑप्शन बी चुकंदर। इससे भी नंबर 1 पर कौन है? यह नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर कौन सी है? जौ सबसे ज़्यादा लवणरोधी फसल है। दूसरे नंबर पर चुकंदर है और तीसरे नंबर पर है ढैंचा। ये फसल के अंतर्गत है।
नंबर 1 पर जौ, नंबर 2 पर चुकंदर, नंबर 3 पर ढैंचा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार बहुत से एग्जामों में पूछा गया। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट डीपा किस वर्ष बना? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1916। तो ऑप्शन सी 1914 इसका सही उत्तर है कि डीपा डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट सन 1914 में बना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की? ए अल्बर्ट मेयर, बी स्पेंसर हैच, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अल्बर्ट मेयर। अल्बर्ट मेयर ने इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की किस सन में की? सन 1948 में। देखते हैं अन्य ऑप्शन को। स्पेंसर हैच, इन्होंने सन 1928 में मारथेंडम प्रोजेक्ट चलाया था। मारथेंडम प्रोजेक्ट किसने चलाया था? स्पेंसर हैच जी ने 1928 में। अगला ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1920 में श्री निकेतन प्रोजेक्ट चलाया था। अगला ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण, महात्मा गांधी जी ने भी सन 1920 में सेवाग्राम प्रोजेक्ट चलाया था। कहाँ से चलाया था? वर्धा, महाराष्ट्र से। सेवाग्राम प्रोजेक्ट 1920 में महात्मा गांधी जी ने चलाया था। क्वेश्चन 20 का सही आंसर है अल्बर्ट मेयर। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की थी? अल्बर्ट मेयर ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, टमाटर केचप बनाने में निम्न में से किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। टमाटर केचप ये कैसा होता है? रंगीन पदार्थ होता है। जितने भी रंगीन पदार्थ होते हैं उनके परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है रंगीन पदार्थों के लिए। अगर रंगहीन होता तो रंगहीन के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, जिसे KMS भी कहते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा है आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, भूमि की नमी सॉइल मॉइस्चर का मापन किस यंत्र से करते हैं? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी टेंसियोमीटर, ऑप्शन सी पोटोमीटर, ऑप्शन डी थर्मामीटर। देखते हैं पहले ऑप्शन से हाइग्रोमीटर। इसे साइक्रोमीटर भी कहते हैं। साइक्रोमीटर, इससे क्या मापते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता। ऑप्शन बी टेंसियोमीटर। हमारे प्रश्न का सही आंसर है टेंसियोमीटर। भूमि की नमी टेंसियोमीटर से मापते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है, इसको 0.85 बार तक ये काम करता है, इससे ज़्यादा काम नहीं करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टेंसियोमीटर कितने बार तक काम करता है? 0.85 बार तक ही काम करता है। अगला ऑप्शन पोटोमीटर।
पोटोमीटर से बाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है। बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम तापमान को मापते हैं, मनुष्य के टेम्परेचर को भी मापते हैं, रूम टेम्परेचर भी मापते हैं किसे, थर्मामीटर के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। खेती की दृष्टि से सबसे उत्तम पीएच है। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि खेती की दृष्टि से सबसे उत्तम पीएच कौन सा है। सबसे उत्तम पीएच कौन सा है, देखते हैं ऑप्शन। 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5 या 6.5 से 7.5, ऑप्शन 7.5 से 8.5। तो खेती की दृष्टि से सबसे उत्तम पीएच अगर माना जाता है तो ऑप्शन सी 6.5 से 7.5 को माना जाता है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल की खोज एसपीएल सोरेनसन जी ने की थी। एसपीएल सोरेनसन। इस स्केल पर कितने अंक होते हैं? तो 0 से लेके 14 तक अंक छपे होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कुल कितने अंक होते हैं, कुल अंक कितने हैं, तो कुल अंक हैं 15। अगर हम 0 को काउंट कर लेते हैं तो टोटल 15 अंक हो जाते हैं। अगर आपका पीएच 7 है तो वह न्यूट्रल है। अगर आपका पीएच 7 से कम है तो अम्लीय है। अगर आपका पीएच 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चूना का प्रयोग किस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए अम्लीय भूमि, ऑप्शन बी क्षारीय भूमि, ऑप्शन सी लवणीय भूमि, ऑप्शन डी ये सभी। तो चूने का प्रयोग किस प्रकार की भूमि सुधार के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए अम्लीय भूमियों के सुधार के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय भूमि के सुधार के लिए चूने का प्रयोग करना चाहिए, ये किस वैज्ञानिक ने बताया? तो एक वैज्ञानिक थे सुमेकर जी ने बताया कि अम्लीय भूमि के लिए चूने का प्रयोग करना चाहिए। क्षारीय भूमि के लिए जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। कौन से वैज्ञानिक ने बताया कि जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए? तो एक वैज्ञानिक थे स्क्रूनर। इन्होंने बताया कि क्षारीय भूमि के लिए जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। लवणीय भूमि सुधार कैसे किया जाता है? हम सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई करके लवणीय भूमि को सुधारते हैं, या हम उस भूमि की फ्लडिंग कर दें, जल भराव कर दें। तब भी क्या होगा कि जितने भी लवण हैं पानी में घुलकर ये ज़मीन में बैठ जाएंगे और हमारी लवणीय भूमि सही हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व पौधों के लिए लाभदायक है? पौधों के लिए लाभदायक है परंतु आवश्यक नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार विगत एग्जामों में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो लाभदायक है लेकिन आवश्यक नहीं है। देखते हैं। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी सोडियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सोडियम। सोडियम ऐसा तत्व है जो कि लाभदायक तो है लेकिन आवश्यक नहीं है। तो लाभदायक तत्व की संख्या कितनी है? लाभदायक टोटल तत्व हैं आपके 4। कौन कौन से? सोडियम, वेनेडियम, सिलिका और कोबाल्ट। ये 4 लाभदायक तत्व हैं लेकिन आवश्यक नहीं है। अन्य ऑप्शन को देखते हैं। लोहा, तांबा और मैग्नीज। लोहा, तांबा, मैग्नीज ये तीनों के तीनों सूक्ष्म तत्व हैं। सूक्ष्म
पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं लोहा, तांबा और मैग्नीज। टोटल सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 8। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन डी 1951 में। इसकी समय सीमा क्या थी? 1951 से 1956 तक। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। 1950 में सर्वोदय योजना किसने चलाई थी? विनोबा भावे जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एनेमोमीटर द्वारा मापी जाती है ए वायु की दिशा, ऑप्शन बी वायु की गति, ऑप्शन सी वायु दाब या उपरोक्त सभी। तो एनेमोमीटर पीछे क्या लगा है? मीटर। अगर किसी भी चीज़ को मापते हैं या फिर गति को मापते हैं तो मीटर में ही मापा जाता है। तो वायु की गति, इसका सही आंसर क्या होगा? वायु की गति को हम एनेमोमीटर के द्वारा मापते हैं। वायु की दिशा किससे मापते हैं? विंड वेन से। विंड वेन से वायु की दिशा को मापा जाता है। वायु दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं, बैरोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस फसल को अनाजों की रानी कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अनाजों की रानी किस फसल को कहते हैं? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी गेहूं। तो अनाजों की रानी किसे कहते हैं? ऑप्शन सी मक्का को हम अनाजों की रानी कहते हैं। अनाजों का राजा कौन सा है? गेहूं। राजा गेहूं, अनाजों का राजा गेहूं। बाजरा को गरीब मनुष्यों का भोजन, गरीब मनुष्यों का भोजन बाजरा। ज्वार को हम मोटे अनाजों का राजा या किंग ऑफ कोर्स मिलेट, किंग ऑफ कोर्स मिलेट, मोटे अनाजों का राजा। इसके साथ साथ ज्वार को हम कैमल क्रॉप भी कहते हैं, कैमल या ऊंट क्रॉप। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार अगर इसकी सिंचाई कर दी जाए तो काफ़ी समय तक हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है और यह सूखा सहन फसल भी है, सूखा सहनशील फसल भी है। इसी कारण इसको कैमल क्रॉप कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है मक्का। अनाजों की रानी को मक्का कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जौ की ऑस्ट्रेलिया से आयातित किस्में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ए डोलमा, बी बिलाडा 2, सी रितंभरा, डी क्लीपर। तो जौ की ऑस्ट्रेलिया से आयातित किस्म कौन सी है? ऑप्शन डी क्लीपर। यह है जौ की ऑस्ट्रेलिया से आयातित किस्म है। देखते हैं डोलमा के बारे में। डोलमा जौ की हस्कलेस वैरायटी है।
हस्क लेस वैरायटी है, इसे कहते हैं छिलका रहित। छिलका हस्कलेस या छिलका रहित किस्म डोलमा। बिलाडा 2 यह इसे BL2 भी कहते हैं। BL2 ये कैसी है? लवण सहनशील फसल है। लवण सहनशील फसल किस्म, लवण सहनशील किस्म। रितंबरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह माल्ट के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम किस्म है रितंबरा। तो जौ की ऑस्ट्रेलिया से आयातित किस्म कौन सी है? ऑप्शन डी क्लीपर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्न में C4 पौधा नहीं है। C4 पौधा नहीं है। आप जैसे ही आपको नहीं दिख जाए तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लें या उसको गोला कर लें ताकि वो आपकी नज़रों के सामने आ जाए। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी जई, ऑप्शन डी बाजरा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या है? जई। जई कैसी है? यह C3 फसल है और C3 फसल का प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है? प्रथम स्थायी उत्पाद होता है PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड। PGA या फास्फोग्लिसरिक एसिड C4 का। बाकी की मक्का, गन्ना, बाजरा सभी कैसी हैं? C4 हैं। और C4 पौधे का प्रथम स्थायी उत्पाद होता है ऑक्जेलिक एसिड, OAA, ऑक्जेलिक एसिड। आशा है दोस्तों आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी। ऐसे ही नई वीडियो के साथ हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा नियमित वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।